व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आपका स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। ममता बनर्जी दीघा पहुंची, जगन्नाथ रथ यात्रा में लिया भाग। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले, बिहार में मुख्यमंत्री का फैसला जनता करेगी। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में GFS पर्यटन सम्मेलन में भाग लिया। आइए देखते खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी दीघा पहुंची, जगन्नाथ रथ यात्रा में लिया भाग। दीघा शहर में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाग लिया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में दीघा के नए मंदिर के सामने भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन की मूर्तियों उनके साथ रथों के अंदर स्थापित की गई है। कुछ ही देर में इस मंदिर से रथ यात्रा की शुरुआत होगी, जो धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक स्मारकता का प्रतीक है। ममता बनर्जी के दीघा पहुंचने से इस आयोजन को और भी विशेष महत्व मिल गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बोले, बिहार में मुख्यमंत्री का फैसला जनता करेगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला अंतिम रूप से जनता करेगी। जो भी पार्टी बहुमत हासिल करेगी वही सरकार बनाएगी। कन्हैया ने ये भी कहा कि राज्य चुनाव लड़ेगी और अधिक सीटें जीतने की संभावना है, इसीलिए मुख्यमंत्री पद पर राजद के हिस्से में ही होगा। इसे पूरे प्रक्रिया में कोई भी भ्रम या संकट नहीं है। कोई दो राय ही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सबसे पहले तो जनता तय करती है। जिसके पास संख्या बल होगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। स्वाभाविक रूप से आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, आरजेडी ज्यादा सीटों पे जीतेगी और संख्या बल उसके पक्ष में होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री पे उनकी दावेदारी होगी। इसमें कोई संकट है ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रक्रिया के तहत जो है ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन एनडीए में है। एनडीए में ये कंफ्यूजन है कि कौन कितना सीट लड़ेंगे, नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे। हम सैद्धांतिक रूप से इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हैं और क्लियर हैं कि चुनाव के लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है। चुनाव के लिए, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो मतदाता हैं उनकी समस्याएं इंपॉर्टेंट होता है। वो जो करोड़ों करोड़ लोग हैं जिनको आज राजनीति में चेहरा विहीन कर दिया गया है, उनको चेहरा देने की जरूरत है कि वो ना संख्या नहीं है, वो जिंदा लोग हैं। जब हम कहते हैं कि 14 करोड़ लोग, तो वो 14 करोड़ लोग हैं। उनका जो है खाने पीने का सवाल है, उनके जीवन जीने का सवाल है, उनके शिक्षा का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यह जो बार बार चेहरा का सवाल उछाल करके मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, ये एक साजिश है। इस साजिश को हम बखूबी समझते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। महागठबंधन अपनी मीटिंग में जो बड़ी पार्टी होगी, जिसके पास संख्या बल होगा, उसकी मुख्यमंत्री होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें ना कोई जो है संकट है। ये प्रक्रिया के तहत अपने आप हो जाएगा। लेकिन जहां तक चुनाव में जरूरी क्या है, अगर इसकी आप बात करें तो चुनाव में सबसे जरूरी
मुद्दा होता है, चेहरा नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए, फोकस मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन महागठबंधन में इस पे कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल है कि जो है सबसे प्रमुख चेहरा तेजस्वी जी का है। ये इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संकट नहीं है, इस पे कोई विवाद नहीं है। इस पे बिल्कुल स्पष्टता है कि महागठबंधन में प्रक्रिया के तहत 1 बाय 1 सारी चीजें हो रही हैं। सारी पार्टियों को मिला करके मीडिया समूह बना है जो मीडिया से बात करेंगे। सारी पार्टियों को मिला करके मैनिफेस्टो कमेटी बनी है जो मैनिफेस्टो बनाएंगे। सारी पार्टियां मिल करके सीटों को तय करेंगे और हम बार बार कह रहे हैं 243 की 243 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा? जनता महागठबंधन को बहुमत देगी, आरजेडी के जो है आरजेडी ज्यादा सीट लड़ेगी, 243 में से वो ज्यादा सीट जीतेगी तो मुख्यमंत्री भी उनका होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में GFST पर्यटन सम्मेलन में लिया भाग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में आयोजित GFST पर्यटन सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में राज्य की पर्यटन क्षमता, नई विकास योजनाएं और क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की समृद्धि संस्कृति, विसावरद और प्राकृतिक सुंदरता इस पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनती है। उन्होंने बताया कि सरकार पर्यटन के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कई नई पहल कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिग्विजय सिंह बोले, गैर राजनीतिक मुद्दे का राजनीतिकरण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहली बार एक गैर राजनीति मुद्दे यानी 50 साल पुराने आपातकाल का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस मुद्दे पर 1 साल तक अभियान चलने का आदेश देकर केंद्र सरकार मौजूदा मुद्दे से ध्यान भटका रही है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि पिछले 11 वर्षों में जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है उसका क्या। उन्होंने कहा, लोगों को बिना चार्जशीट के गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। क्या ये लोकतंत्र है? हाल के 50 साल का जो बीजेपी 2 दिन से चला रही है, इसको क्या कहना चाहेंगे? ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने एक राजनीतिक मुद्दे को, अराजनीतिक मुद्दे को राजनीति के रूप में पूरे देश में 1 साल तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मेरे पास सेक्रेटरी कल्चर का पत्र है कि किस प्रकार से यह आदेश दिया गया है कि इनके इमरजेंसी खिलाफ एक अभियान चलाओ। अरे 50 साल पुरानी बात है, अभी तो 11 साल आपके सरकार में जो अघोषित इमरजेंसी चली हुई है, लोग बाग गिरफ्तार हैं, चार्जशीट के बिना उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। ये तो अघोषित इमरजेंसी और अघोषित तरीके से जो संविधान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार को छीना जा रहा है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई वो अब जेब में संविधान लेकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी भी निशाना साधा। ये क्यों भूल जाते हैं, तत्कालीन सरसंघचालक जी ने इमरजेंसी का समर्थन किया था, देवरस जी ने। राजनाथ सिंह जी ने SCO पर साइन करने से मना कर दिया, जो बैठक हुई थी उसमें आतंकवाद को लेकर। मुझे जानकारी नहीं, देखने की बिना मैं नहीं बोल सकता। कल भी करा था आदिवासियों को लेकर, मध्य प्रदेश को लेकर, देवास का है। हाँ, बात यह है, प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, बरसात में उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, ये अमानवीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसमें अनेक अदालत के आदेश भी हैं कि वर्षा के समय बरसात में किसी का घर ना गिराया जाए। सर, महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद चल रहा है। बात यह है कि ये सारी बातें जो है, भाषा का सवाल जो है, हर व्यक्ति को अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन साथ में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला
है उसमें बात शामिल हो जाती है। बिहार चुनाव आने वाले सर, किस तरह का परिदृश्य देखते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी चुनाव में। देखिए, बिहार चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक नया फॉर्म दिया है कि जिनके वोट हैं उनको भी ये प्रमाणित करना पड़ेगा उनका पासपोर्ट है कि नहीं है, और दुनिया भर का है, उसको हम लोगों ने हाईलाइट भी किया है कांग्रेस पार्टी ने। अब आप बताइए, इंदौर में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास पासपोर्ट होंगे? तो ये इस प्रकार के तुगलकी आदेश ईसीआई कर रही है, ये बहुत ही खतरनाक है। प्रशांत किशोर असर डालेंगे सर किसी पार्टी पर? देखते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अधीर रंजन बोले, कांग्रेस ने आपातकाल पर कई बार खेद जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जयशंकर ने ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस आपातकाल को लेकर पहले ही कई बार खेद जता चुकी है। अधीर रंजन ने याद दिलाया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2008 में सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर खेद जताया था और स्वयं इंदिरा गांधी ने भी इसे एक राजनीतिक भूल माना था। चौधरी ने सवाल उठाया कि जयशंकर ने ये भी बताया कि उस समय किसी विदेश देश में आपातकाल की आलोचना की थी। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने के तुरंत बाद चुनाव कराए, ये जानते हुए भी कि उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। ये लोकतांत्रिक की साहस का प्रमाण है। I think Mr. Jaishankar is well versed in history also. So I thought it prudent to remind him that Jaishankar's predecessors, late Pranab Mukherjee, in the year 2008, has regretted in public on the issue of imposition of emergency. It was former foreign minister, and one of the political stalwarts, ideologue of Congress party, who had expressed regret in full glare of all. I think Mr. Jaishankar ji does not have any clue of it. Once the emergency was lifted, Indira Gandhi herself admitted that emergency was a mistake. On a number of occasions, Congress party has been repeatedly expressing regrets. But now, the ruling dispensation, they are trying to further make it a twist and turn to tarnish the Congress party itself. Which are those countries, as has been referred by Jaishankar, where he has been facing the problem of emergency which was imposed 50 years ago? I would like to know from him on record. Which are those countries who have objected to it before him? And that is why, Mr. Jaishankar was to face problems. I like to know which are those countries where he had faced the problems. He had been criticized for the imposition of emergency. If it is so, it is his bounden duty, it is incumbent upon him to expound the reasons behind emergency, behind the imposition of emergency. Second thing, he should also take credit that even so, Indira Gandhi herself, after lifting the emergency, called election. Election was declared by Indira Gandhi herself soon after the lifting of emergency. That is the glaring point of Congress party's legacy, that we have never budged even an inch from emergency. However, imposition of emergency was regretted. Even knowing fully well
that elections may or must defeat her, even knowing fully well that she may be defeated by the election if it is announced. However, she dared to announce election because she was an ardent follower for the democratic regime. And see, it has been further proved by her integrity, by her courage, that after a couple of years, when the next election was held, she had been again became the Prime Minister of India. So I think Mr. Jaisankar is an erudite person. He knows everything. But now, in order to continue his ministryship, his ministry chair, he has to be subservient to the dictates of the present government, because otherwise it will be lost by him. So, knowing fully well the reasons behind the imposition of emergency and the consequences after lifting the emergency, and what his government is doing, he has been compelled enough to take side on the wrong side of a history with a view of tarnishing the Congress party. My question to Mr. Jaisankar: what was the role of BJP's predecessor, RSS, during freedom movement? I would like to know. What was the role of RSS, Vishwa Hindu Parishad, etc., during Quit India movement, during partition, during independence, after independence? What was the role played by RSS? What was the argument given by RSS in support of British government? Or what was the role of RSS on our constitution at the time? It was opposed by them. It was opposed tooth and nail by them. The constitution was burned down, the flag was burned down by them. I think Mr. Jaisankar is oblivious of those part of history. It is regrettable to me also. So what? So what? Is there any fault of in the insertion? Our constitution is flexible. Our constitution only be interpreted by judiciary. Whether just secularism and socialism are in contravention of the basic feature of our constitution. The basic feature of the constitution cannot be violated, cannot be transgressed. Constitution could be implemented, could be complemented, could be supplemented, but never be transgressed. Secularism and socialism in our constitution are against the basic feature of our constitution. I would like to know from them. This is the real motive, real agenda of the BJP party. They want to turn the country into a Hindu Rashtra. And it is not the agenda being propagated right now. Since the day RSS was founded in the year 1925, the RSS has been continuing to propagate the theory of Hindu Rashtra. After 100 years, when they found that Congress is not in power, so they thought it prudent that it is the opportune moment to change the constitution. And that is why
Congress party under the leadership of Rahul Gandhi, Kharge ji, Sonia ji, all are fighting against the core agenda of BJP party of not to change the inclusiveness of our constitution. Our constitution has been distinctly clarified everything in details. So, secularism, socialism, if it is against the constitution, then it should be interpreted by judiciary, not by any RSS party's political aperchicks or BJP party's political aperchicks. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव बोले संविधान का सम्मान जरूरी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 26 जुलाई को पूरे देश भर में आरक्षण दिवस और संविधान सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा, ये दिवस सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के आस्था जताने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण और संविधान पर लगाए हमलों हो रहे हैं, जिसे लेकर जनता को जागरूक करना जरूरी हो गया है। आज ये भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, मैं बाद में कहूंगा कि केवल एक पैराग्राफ पढ़ देंगे कि आज ये तय किया है कि संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस, क्योंकि इसी दिन 26 जुलाई को हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए थे, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आरक्षण दिवस 26 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हम और आप लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए संविधान का तो इस्तेमाल करती है, संविधान के बारे में चर्चा तो करती है, संविधान पर चलने की और संविधान को मानने की बात करती है सत्ता में आने तक। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, वो संविधान को नहीं मानती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के रास्ते पर नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी के लोग शपथ भी लेते हैं। शपथ लेकर के ये महसूस होता है उनके काम करने के तरीके से कि उनके शपथ ग्रहण में जो संविधान की शपथ लेते हैं, निष्ठा का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। इधर हम देख रहे हैं उनकी बातों में, और कई बार सुना है उनसे कि सोशलिज्म, सोशलिस्ट और सेकुलर के लिए उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग सोशलिस्टों के खिलाफ हैं, वही सेकुलर लोगों के लिए खिलाफ भी हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो सोशलिज्म और सोशलिस्टों के खिलाफ हैं, वही लोग सोशलिज्म को मान तो रहे नहीं है, वही लोग सेकुलर और सेकुलरिस्टों के खिलाफ भी हैं। वजह वही है, दरअसल हमारे समाज में बहुत दिनों से व्यक्ति बनाम समाज का संघर्ष बहुत पुराना चल रहा है, और कोई ये संघर्ष नया नहीं है, लगातार संघर्ष होता रहा है। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है। ये मैं बनाम हम की लड़ाई है। समाज के निर्माण और उत्थान के लिए अपनी व्यक्तिगता का विलय करना होता है, जो ऐसे खुद परस लोग कभी नहीं करते हैं। जो मैं बोलते हैं वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो लोग लिप्त रहते हैं और हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वो केवल अपने दंभ और अहंकार को ही पोषते हैं
उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है। ये खुदगर्ज लोग समाज और समाज से जुड़े हर विचार और शब्द के खिलाफ होते हैं, फिर वो शब्द चाहे सामाजिकता का हो या समाजवादी हो। इसीलिए चाहे सदन हो, सदन के बाहर हो या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, उसमें ये सुनने को मिलता है कि ये लोग इसी तरह के विचार प्रकट करते हैं। ये लोग वो हैं जो सामाजिकता और समाजवादी लोगों के खिलाफ हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम मोहन यादव ने लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज एक विशेष कार्यक्रम में आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया और उनके लिए सरकारी योजनाओं के लाभ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा दायित्व है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले योद्धाओं को याद रखा जाए। हमें उन्हें योजनाओं से जोड़ना का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने भोपाल में 90 डिग्री पुल को लेकर उठ रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये पुल 2022 में निर्माणाधीन है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। कुछ आपत्ति आई है जिसे दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। स्वतंत्र सेनानियों का पूरे प्रदेश स्तर के सारे सेनानियों का यहाँ सीएम हाउस में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से हमने 50 साल जो आपातकाल का कला समय था, खास करके। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिपिंग सेक्टर में स्वदेशी तकनीकी के इस्तेमाल की तैयारी। दिल्ली में सेक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी यानी सीडेक्स और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MOU का उद्देश्य शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी का समावेश करना है। सीडेक के निर्देश मंगेश एथिराजन ने जानकारी देते हुए कहा कि ये पहली बार है जब उनके सभी उत्पादकों और तकनीकों की शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र में लगाए जाने की दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसी के तहत सीडेक्स में एक समर्पित केंद्र की स्थापना की जाएगी जो संचाल, तकनीकी विकास और मौजूदा तकनीकों के उपयोगों के लिए पूरी तरह सशक्त होगा। This is the first time that we are giving a serious thought of getting all these products and technologies to Ministry of Ports and Shipping and Waterways. So we are establishing a dedicated center. It's fully empowered to run the operation, run the center to create technologies and also harness technology which already exists within CDAC and make it available for the Ministry of Ports and Shipping Waterways. So this will operate independently. It will be a federated structure and we'll have a center head at the level 14 or scientist G level will head this operation, and then there will be a joint governance structure. We'll have a governing council which will be headed by the top authority in the ministry, and we'll have members from both Ministry of Electronics IT, CDAC and IT department of the ports. And then this will give the guidelines or other important decision. And apart from that, there will be a next level committee which is called the executive committee, which will be headed by the center head who is handling this particular activity and supported by finance, legal and other members from various departments. And then there will also be a project monitoring and steering group which will monitor specific projects. So there will be multiples of that. So with this governing structure, we are sure that we will be able to harmonize most of the IT needs of the Ministry of Ports and Shipping. Yes, thank you. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 6 नई समुद्री पहलियों का शुभारंभ किया। दिल्ली में केंद्रीय बंदरगाह, जलरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 6 प्रमुख पहलियों का सफलतापूर्ण शुभारंभ किया। इसमें मेटलटाइम डिजिटल सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस के समझौते ज्ञापन, सागर सेतु डिजिटल पोर्टल, सागरमाला वित्त निगम दृष्टि पोर्टल, प्रमुख बंदरगाहों के लिए DICE टेम्पलेट का विमोचन और हाइड्रोजन समर्पण तत्वों पर गेटवे टू ग्रीन रिपोर्ट शामिल है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने गुणवत्तापूर्ण, शांत नीति सुधार और राष्ट्रीय आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है। हमारे मंत्रालय में हमें उसके विजन को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक साथ मिलकर
कुल मिला के 6 कार्यक्रम सफल रूप दिए। पहला एक्सचेंज ऑफ MOU ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैरीटाइम डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दूसरा गो लाइव सागर सेतु, तीसरा लॉन्च ऑफ सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फर्स्ट NBFC dedicated to maritime sector, then launch of Drishti portal, then release of standardized template for scale of rates of major ports, then release of gateway to green, assessing port readiness, hydrogen transition in India reports. So, कुल मिला के 6 कार्यक्रम हम लोगों ने मिलकर आज यहां लॉन्च की है और इसके लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं। हम सबको मालूम है कि ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशनल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछली 11 साल में जो हमें उपलब्धि हासिल हुई है, इस उपलब्धि के द्वारा हम सबको लगने लगा है कि हमारी पास वो शक्ति और काबिलियत है जो हम दुनिया में बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ भारतीय नागरिक का पास वो आत्मविश्वास भी है, वो दिशा भी है और वो काबिलियत भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको उम्मीद जगाने का काम किया, क्योंकि पिछले 11 साल में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा एग्जाम्पलरी उन्होंने जो भी इनिशिएटिव ली है, पॉलिसी प्रोग्राम इनिशिएटिव, एंड ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस into the practice of our administrative system. That is the quality of living and quality of thinking, quality of approach, quality of action have taken a distinctive step and which has empowered every Indian to develop a vision under the leadership of Pradhan Mantri Narendra Modi ji to make India self-reliant and also to make India one of the most powerful developed nation in the world by 2025. ये जो आत्मविश्वास जगाने का परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, इसकी वजह से आज दुनिया ने भी ये बात सहमत व्यक्त की है। दुनिया के जितने भी विकसित देश है, आज सब लोगों ने हिंदुस्तान की तरफ एक बड़े आशापूर्वक उन्होंने सकारात्मक उनकी सोच व्यक्त की है। तो ये संभव हुई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आदर्शवादी और उनकी जो भी ईमानदारी नेतृत्व ने आज हम सबको ये अनुभव दी है और निष्ठापूर्वक देश के लिए सेवा करने के लिए भी उन्होंने दिशा दर्शन और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दी है। तो मुझे लगता है कि आप हमारे पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय में हम भी चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी, आज सभी मंत्रालय ने उसी दिशा पर अपने विभाग को स्मार्ट बनाने की सिलसिले में लगी हुई है। यानी कि स्पीड एंड स्केल को हम हर काम में हम बरकरार रखें, स्पीड भी रखें, स्केल भी रखें, स्टैंडर्ड भी रखें और हमारी स्पीड भी, गति धारा को भी हम ऐसे तीव्र रूप दें, क्योंकि समय का साथ हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। विकास यात्रा को तेज से आगे बढ़ाने के लिए हमारे हर मंत्रालय, हर विभाग उसी हिसाब से अपने आप को जागरूक करना होगा। तो मुझे लगता है कि उसी शक्ति को हासिल करने के लिए आज जो भी हमने कार्यक्रम यहां लॉन्च की है, ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं पोर्ट शिपिंग वाटरवेज तीनों सेक्टर में जो भी हमारा स्टेक होल्डर्स है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है, public stakeholders, whoever it is, they should have better understanding, better access of our ministry about our legacy also, quality legacy of our governance, our maintenance and our operational abilities. So whatever existing facility we have created so far, state of art, we call it state of art facilities,
across the country in all these 3 verticals. This particular facility should be well accessed, well utilized by all the users effectively without any hindrance. सबका मन में क्लैरिटी होना चाहिए, पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज में ये व्यवस्था है, हम उसको ऐसे उपलब्ध कर सकते हैं, मतलब उससे हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो है, इसी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आज हम लोगों ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जैसे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आईटी एंड ऑल्सो यू हैव कम फॉरवर्ड्स टू एक्सटेंड योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज अ होल गवर्नमेंट अप्रोच। हम अकेले नहीं, इन साइलोज में हम नहीं काम कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये जो कार्यक्रम जब से लॉन्च की है, और साथ साथ में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसका मतलब साफ है कि हमको एक साथ मिलकर काम करना है और एक साथ मिलकर ही देश को विकसित राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करनी है। तो मुझे लगता है कि उसी दिशा पर हम लोगों को आगे निष्ठापूर्वक जाना होगा। Anyway, thank you so much, and you have come all the way in the morning, and you have made this particular occasion a very, very meaningful one, fruitful one, and purposeful one. Thank you. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी ने दीघा में रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दीघा में आगामी रथ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक का मकसद था कि रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थापना की पूरी तैयारियां सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आश्वासन, दिशा निर्देश दिए ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के इस धार्मिक आयोजन में शामिल हो सके। ममता बनर्जी ने कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत भी उजागर होती है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि रथ यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। কাল সকাল 9টা থেকে পুরোহিতরা তাদের পুজো পাঠ করবে তাদের নিয়ম অনুযায়ী, এবং বেলা যারা আসবে সকালে জগন্নাথ ধাম দেখতে পারে, তারা যদি একদিকে এসে আরেকদিকে বেরিয়ে যায় রথ দেখে, কোনো অসুবিধা নেই, তাহলে আবার অন্য লোকেরা সুযোগ পাবে। একসাথে তো এত লোককে জায়গা দেওয়ার ক্ষমতা প্রভুই জানে। যাই হোক, মানুষ আসুক, কিন্তু তারা জগন্নাথ ধাম মন্দির খোলা থাকবে, কারণ আমরা পাথরের মূর্তিটা থাকবে, নিম কাঠের মূর্তিটা আমরা নিয়ে আসবো রথে, সেটাও তুলবে 9:30টার পর। 9:30টার পর থেকে তারা রথ দর্শন করতে পারবে। রথ রাত্রি লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং সকাল 9:30 থেকে পুজো পাঠ যা যা হবার অর্চনা এগুলো তারা করবেন পুরোহিতরা। আমরা 2টো নাগাদ আসবো এখানে, 2টো থেকে 2:30 পর্যন্ত ওই আরতি করা, এই করা, যা করা, রথ এখানেই থাকবে। সেই জায়গাটাই ঠিক করা হলো, রাত্রি থেকে রথ লাগিয়ে দেওয়া হবে এখানে, এবং ঠিক 2:30 রথ স্টার্ট করবে। কিন্তু রাস্তায় লোক থাকবে না, লোক থাকবে ব্যারিকেডে। দুদিকে ব্যারিকেড করা হয়েছে যাতে কোনো স্ট্যাম্পেড হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। প্রেসকেও আপনারা জানেন যে এক একটা হল্টিং স্টেশনে আপনাদের জন্য होल्ड एरिया করে देওয়া হয়েছে, होल्डिंग एरिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बावनकुले बोले मराठी अनिवार्य, हिंदी को भी मिले मान। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र की जन सुरक्षा अधिनियम के सुधारों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति गठित की है। उन्होंने कहा कि अब से नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों के नाम पर न्यायाधीश की समिति के सामने रखे जाएंगे और यदि वे दोषी पाए जाते हैं तो समिति उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई तय करेगी। बावनकुले ने इसे महाराष्ट्र के नक्सली गतिविधियों को रोकने की दिशा में एक ठोस कदम बताया है। वहीं हिंदी भाषा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य है, ये हमारी पहचान है, लेकिन एक वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी का सम्मान जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी को महान दर्जा दिया है। महाराष्ट्र में हमारे सभी के लिए बहुत जो अत्यावश्यक बिल था, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा,
जो कायदा हम लाने वाले हैं उस कायदे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभागृह में एक क्या क्या सुधारना होनी चाहिए, क्या क्या आकलन होना चाहिए, इसके लिए एक समिति मेरी अध्यक्षता में बनाई थी। इस समिति में हमारे शरद पवार जी के गठ के जो नेता है जयंत पाटिल जी, हमारे विधानसभा के सदस्य विजय वडेट्टीवार जी, हमारे विधानसभा के सदस्य विधानसभा गृह के नाना पटोले जी, शशिकांत शिंदे जी, जितेंद्र आव्हाड जी, सतेज बंटी पाटिल जी, हमारे वहां पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सारे विधायक, एक 25 नजीक सारे विधायकों ने इस समिति में काम किया। और मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, डीजीपी, हमारे एसीएस होम, हमारे वहां के इस विषय में काम करने वाले संदीप पाटिल जी और हमारे दोरजे जी, ये सारे लोगों ने इस पे काम किया। एक तरफ विधिमंडल ने काम किया, एक तरफ लॉ एंड जुडिशियरी ने काम किया, एक तरफ पुलिस प्रशासन ने काम किया, एक तरफ सरकार ने काम किया। और जिस प्रकार से ये जो विधेयक आया है, ये जो कायदा हम लाना चाहते हैं, ये कायदा या जो कायदा है कि जो हमारे यहाँ जो एक नक्सलाइट मूवमेंट को, हमारे महाराष्ट्र में नक्सलाइट मूवमेंट के तरफ युवाओं को आकर्षित करवाना, नक्सलाइट मूवमेंट को साथ देने के लिए उनको प्रोत्साहन देना, नक्सलाइट मूवमेंट देश में बढ़ना चाहिए, राज्य में बढ़ना चाहिए करके ऐसी संगठन इस महाराष्ट्र में आइडेंटिफाई हुई है जो समिति के सामने जाएगी। एक हमने इसके लिए बीच में मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश की समिति बनाई है, उनके सामने ये संगठन के नाम जाएंगे, तपास जाएगा, वो डिक्लेयर करेंगे कौन संगठन क्या प्रकार का कार्य कर रहा है। अगर वो उसमें आरोपी होता है, इस मुख्य जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उस समिति के सामने अगर ये संगठन का खुलासा हो जाता है कि ये संगठन नक्सलाइट मूवमेंट को साथ दे रहा है, महाराष्ट्र के युवाओं को बिगाड़ रहा है, उस संगठन को ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक कायदा महाराष्ट्र में जरूरी था। जो ये नक्सलाइट मूवमेंट को साथ देने वाली संगठनें हैं, इनको कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कायदे को हम इस सरकार इस अधिवेशन में लाने वाली है। ये कायदा आज पूरी तरह से जो हमारी सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं जो आई थी महाराष्ट्र से, हमने पब्लिक डोमेन में इस कायदे को दिया था, कायदे का प्रारूप दिया था। 12,000 के ऊपर सजेशन इस कायदे को पब्लिक से आए हैं। हमारे सारे विधायकों ने, समिति के मेंबर ने अच्छी अच्छी सुधारणाएं इसमें की है, अमेंडमेंट की है और ये आज फाइनल होकर हमने सरकार को भेज दिया है। निश्चित रूप से आने वाले जो सेशन में ये बिल आएगा और महाराष्ट्र में ऐसा एक कायदा, जो अनेक राज्यों में ये कायदा है, वो कायदा महाराष्ट्र में आने के बाद हमारे युवाओं को बिगाड़ने वाली संगठनें, ये इनको एक बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होगी और महाराष्ट्र में जो आगे आने वाले दिनों में जो नक्सलवाद बढ़ने वाला है, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस कायदे से मिलेगा। सर, आज राज ठाकरे और दादा भुसे की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान राज ठाकरे का निराकरण नहीं हुआ है। राज ठाकरे की तरफ से कहा गया है 6 तारीख को वो प्रोटेस्ट करने। देखिए, माननीय राज साहब जी और माननीय सभी संगठन के लोग जो इस विषय को विरोध कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार के बार बार सभी ने, और मैं भी आपको बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि मराठी भाषा ही इस महाराष्ट्र के लिए कंपलसरी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मराठी भाषा को अभिजात दर्जा दिया है। हमारे मराठी भाषा को मजबूती देने का काम माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कन्फ्यूजन तैयार हो रहा है, मराठी भाषा ही हमारी भाषा है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा ये ऑप्शनल भाषा है। किसी भी बच्चे को 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। ये हर घर में ही रहता है कि देश में कहीं बाहर बच्चा जाए तो हिंदी में बोले, विदेश में जाए तो अंग्रेजी में बोले, और महाराष्ट्र में और देश में मराठी बोलने के लिए तो मैंडेटरी है, हम बोलेंगे ही, हमारी भाषा वही है, हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं। मराठी भाषा ही हमारी प्राइमरी भाषा है, हमारी भाषा मराठी ही रहनी चाहिए। लेकिन एक
वहां पर ऑप्शन होना चाहिए करके हिंदी बचाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2014 के बाद भारत की वैश्विक सोच में आया बदलाव बोले जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की वैश्विक भूमिका और विकास दृष्टिकोण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, संभव है कि पिछली सरकार की प्राथमिकताएं सीमित रही हो या उन्होंने वैश्विक जरूरतों को महसूस न किया हो, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक रणनीतियों को अपनाना शुरू किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को अब केवल घरेलू मानदंडों को नहीं बल्कि वैश्विक मानकों पर कार्य करना होगा और इसके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जरूरी है। Sir, you mentioned about how a country plays a major role when participating in such kind of missions is concerned, and the past government failed partially, as you mentioned. So, sir, how did they fail, and how this government after 2014, sir, tried to, just erase off the gaps and put forward? No, I won't say fail or pass. I actually didn't use that word, nor do I. I'm not used to use such impolite expressions. But what I was trying to say is that maybe the other governments had different set of priorities, or maybe they did not realize the requirements of the world around, or maybe they did not envisage a global role for India, which happened after 2014, because Prime Minister Modi was very clear that India has to follow global strategies, live up to global parameters, and our benchmarks have not to be domestic benchmarks. For example, if I start a TV channel, I don't have to say that I have to have a TRP better than the other 5 channels around. I have to see which is the best TRP across the world and match that. So that sense of competitiveness, healthy competitiveness, is actually imperative or a prerequisite for India to reach that pedestal of Viksit Bharat. So we are now operating on a larger scale, competing at a much larger scale, and also planning our strategies and priorities accordingly, which was not possibly happening earlier. That's right. And of course, that is not possible unless you have a compatible support from the policymakers, the political dispensation. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतर्कता विभाग का मामला सही साबित बोले कुलदीप सिंह धालीवाल। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजिस्टिया की 7 दिन की पुलिस हिरासत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये रिमांड साबित करती है कि सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज मामला सही था। धालीवाल ने बताया कि जांच में नए पहलू सामने आ सकते हैं, जिसमें मजिस्टिया पर ड्रग्स के जरिए कमाई कर रहे उसके छोटे छोटे फार्मों के निवेश का आरोप है। देखिए, जो आज रिमांड हुआ है, कोर्ट ने जो 7 डे का रिमांड दिया, उससे एक बात तो साबित होगी कि ये लोग कल बोल रहे थे कि पहले तो जो बोल रहे थे कि बड़ी मसली है जी, पर कल बोल रहे थे कि झूठा केस पा दिया जी, पुराना केस पा दिया जी, पा दिया जी। पर कोर्ट ने जो रिमांड दिया वो साबित हो गया कि विजिलेंस ने जो केस बनाया वो बिल्कुल गलत नहीं है, जायज है, और इस रिमांड के दरम्यान हो सकता नवी चीजा होर आ जान। समझे कि गल? इस करके अकाली दल की एक गल च फूक निकल गई, ਜਾਂ कांग्रेस दी ਜਾਂ दूजिया दी, उनकी वो बातें सब आज कोर्ट ने मतलब पासे कर दी कि ये बात नहीं है। असल ये बात है कि जो आदमी गुनाहगार है, ताई बच्चा क्यों हुआ है इस पे। समझे कि सर, जो सॉलिड प्रूफ दिए हैं विजिलेंस ने, जो ड्रग बनी, मेरे पास FIR है, जो ड्रग बनी के पैसे आए हैं, जो ऐसे नकदी 161 करोड़ रुपया नगद जो गया है बैंकों में, कहां से आया सर? वो पैसा कहां से आया, इतना पैसा? और सब उनका बिजनेस किया इन लोगों ने, और छोटी छोटी फर्में बना के उसका बिजनेस किया। सो मैं समझता हूं कि बहुत सही दिशा में जांच चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और पंजाब के लोगों को जे बहुत तसल्ली, कल की बड़े लोगों के साथ बात हुई, कॉल आई, बहुत लोग खुश हैं कि जे जो लोग बोलते हैं जिन्होंने गुटका साहब फड़ के 100 चुक के 5 साल राज कर लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह सर, वो कांग्रेस आज बिक्रमजीत मजीठिया के साथ खड़ी है। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि 17 के इलेक्शन में जब एक इलेक्शन मीटिंग हो रही थी तरनताਰਨ में, तो जो आज के LOP है प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने एक मीटिंग में बोला था कि हमारी सरकार आई तो हम बिक्रमजीत मजीठिया को, जे जो कैरों का परिवार है और जे जो जयदत्त सिंह है, इनके गल में रस्सा डाल के CA स्टाफ तरनताਰਨ में लेके आएंगे। तो आज ये क्या बातें कर रहे हैं? इनका दो किरदार देखिए।
जो हम बोल रहे थे पहले कि सब लोग एक हैं, इकट्ठे हैं, इनका सभी का मतलब एक बिजनेस साझे है, तो वो चीज साबित होगी। नहीं आ सकते हैं, जांच तो चल रही है। हमने तो पहले बोला हुआ कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अपने आप को समझते, कोई भी जो आ सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई जो भी नजर में शामिल है साहब। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है हमारी पार्टी की, बट जो आदमी नशे के इस धंधे में शामिल था वो सब लोग आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने नए बिहार के सपने को बताया मिशन। राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित छात्र युवा संसद में युवाओं को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, हम न केवल बिहार में सरकार बनाएंगे बल्कि एक नए बिहार का निर्माण कर उसे पूरी ताकत से काम करेंगे। तेजस्वी ने युवाओं को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार शिक्षा, रोजगार और विकास को प्राथमिकता देगी और बिहार को नई दिशा में ले जाएगी। बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या होगा। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। तो साथियों, आज यहाँ मैं कोई स्पीच या भाषण देने नहीं आया, जय घोष करने आया। जय घोष क्रांति की, जय घोष संघर्ष की और जय घोष आपके सुनहरे भविष्य की। जय घोष अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य की। जय घोष निकम्मी सत्ता के सिंहासन को झकझोर देने वाली। अब कोई पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, युवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रा समूह को शुभारंभ किट दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले सामूहिक तीर्थयात्रियों को शुभारंभ किट प्रदान की गई है। सीएम ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की कामना करते हुए कहा, मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी को अपना आशीर्वाद दे और सुरक्षित वापस लौटने में मदद करें। उन्होंने ये भी बताया कि तीर्थयात्रियों को वापसी पर उत्तर प्रदेश सरकार से 1 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि उनकी यात्रा में कोई कठिनाई न हो। कैलाश मानसरोवर भवन में आज यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे पहले जत्थे की आज हम यहाँ से उनकी यात्रा का शुभारंभ का किट उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी यात्रियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उनकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा इन सब पर बनी रहे, ये सकुशल वापस आएं और वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश के यात्री फिर 1-1 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर पाएंगे। मैं इन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और ये कैलाश मानसरोवर भवन हमने उन्हीं की सुविधा के लिए यहाँ पे स्थापित भी किया था और मुझे अच्छा लगा कि आज 200 से अधिक श्रद्धालुजन इस भवन में आकर के इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आज प्रातःकालीन सत्र में गाजियाबाद आया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का हिस्सा बना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ हम लोगों ने एक डाटा सेंटर का भी, ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर का भी यहां पे शिलान्यास किया है और ये सुखद अनुभूति का विषय है कि CEL
जो पहले घाटे का एक पब्लिक सेक्टर का प्रतिष्ठान बन चुका था, जिसका डिसइन्वेस्टमेंट होने जा रहा था, वह डिसइन्वेस्टमेंट से बचकर के अब एक प्रॉफिट देने वाला भारत के मिनी रत्न प्रतिष्ठानों में से एक बन चुका है। अब वक्त तो चलाए दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।